हेलो एवरीवन, माय नेम इज निखिल एंड वेलकम टू द चैनल। आज का वीडियो एसएससी सीजीएल के नोटिफिकेशन के ऊपर है। 3 दिन के डिले के बाद फाइनली ये नोटिफिकेशन निकल चुका है। आई थिंक सैटरडे संडे छुट्टी होती है, इस वजह से नहीं निकाल रहे होंगे। मंडे के दिन उन्होंने काम किया और नोटिफिकेशन निकाल दिया है सीजीएल का। जिसको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है ना सीजीएल क्या है, क्या बातें कर रहा हूँ, उसके लिए 1 मिनट का डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ इस नौकरी के ऊपर। सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जितने भी मंत्रालय होते हैं, जितने भी डिपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे सीबीआई भी हो या फिर रेलवे मिनिस्ट्री भी हो, उन सबके अंदर जो मिडिल मैनेजमेंट लेवल के जो बच्चे होते हैं उनकी रिक्रूटमेंट एसएससी सीजीएल के थ्रू होती है। एसएससी इसी तरीके की नौकरी नीचे से लेकर के अप टू सीजीएल जो ये नौकरी है यहाँ तक की रिक्रूटमेंट करती है। इसके ऊपर जो होते हैं वो आईएएस ऑफिसर्स होते हैं, यूपीएससी के थ्रू बच्चे आते हैं वो होते हैं। तो 10th लेवल पे भी एसएससी लेती है ऐसा एग्जामिनेशन, 12th लेवल पे भी लेती है, और ये ग्रेजुएशन लेवल पे जिसको हम बोलते हैं कंबाइन ग्रेजुएट लेवल सीजीएल। आपको समझ में आया कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी है, इसी के थ्रू आपको सेंट्रल गवर्नमेंट में नौकरी मिलती है। हम आ जाते हैं हमारे वीडियो के ऊपर और हर एक पॉइंट पे डिस्कशन करना शुरू करते हैं। एक चीज़ आपको बता दूं कि भाई टीचरों वीचरों की कंट्रोवर्सी में मत पड़ो। टीचरों का ऐसे यूट्यूब में चलता रहता है, करोड़ों रुपए कमा रहे हैं टीचर्स, तो आपको टॉपर खरीद लिया, वो खरीद लिया। टॉपर देख करके पहले तो कहीं जाना भी नहीं चाहिए पढ़ने के लिए, क्योंकि टॉपर से कोई फर्क नहीं पड़ता, कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट सिलेक्ट होते हैं कहीं से, उससे फर्क पड़ता है। दूसरी चीज़ ये है कि आप कोचिंग कहीं से भी ले लो, लास्ट में आपको किताबों से ही पढ़ना है। लाखों बच्चे पढ़ते हैं ना, तो क्यों नहीं पास हो जाते? ऐसा नहीं होता, पढ़ना ही पड़ता है लास्ट में। तो आप किताबें खरीद के पढ़ लो, कोई ज़रूरी नहीं है कोचिंग वगैरह की, किताबों से भी काम चल जाएगा आपका। और टीचरों वगैरह की कंट्रोवर्सी वगैरह में मत घुसो। करोड़ों रुपए कमा रहे हो टीचर्स और आप 50,000 की नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हो, पूरी जान लगा करके, ये दिमाग में रख के चलना है। तो ये छोड़ो, अपना टाइम वेस्ट वगैरह मत करो इन सब चीज़ों में, और मुद्दे पे बात करेंगे हम, ठीक है। तो देखिए ये पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर हम वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। नोटिफिकेशन की डिटेल देखेंगे, एलिजिबिलिटी देखेंगे, सैलरी देखेंगे, पैटर्न देखेंगे, हर एक चीज़ पे डिस्कशन करेंगे। बहुत चेंजेस भी हैं इस बार, क्या क्या चीज़ें हैं वो भी देखेंगे। प्रीवियस ईयर पेपर्स का आपको बताता हूँ कि लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वरना मैं टेलीग्राम पे भी अपना डाल दूंगा। आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो कर लेना, वहाँ पे डेली जीके क्विज भी आपका होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आप टेलीग्राम पे मुझे एक बार जरूर फॉलो कर लेना। नोवर निखिल आप सर्च कर लेना टेलीग्राम पे, वरना मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। और डेली करंट अफेयर्स भी डलता रहता है, तो टेलीग्राम पे आप फॉलो कर लो। हाँ, दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप एसएससी सीजीएल के मॉक टेस्ट में इंटरेस्टेड हो तो ऑलिव बोर्ड का एकदम लेटेस्ट पैटर्न, आपको पता ही है 2 साल से पैटर्न चेंज हो चुका है, तो ऑलिव बोर्ड पे आप एसएससी सीजीएल के बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पे मॉक टेस्ट दे सकते हो। ये फ्री वाला आपको बताता हूँ। पहले एक बार मॉक टेस्ट के बारे में बता दूं कि यहाँ पे 40 आपके प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं, 50 आपके टॉपिक टेस्ट अवेलेबल है, 120 आपका जीके के टेस्ट अवेलेबल है। एसएससी सीजीएल का ऑल इंडिया टायर 1 और टायर 2 टेस्ट होगा। इसका मतलब समझ रहे हो आप? इसका मतलब ये है कि ऑलिव बोर्ड के ऊपर जितने भी बच्चे पूरे देश में होंगे ना, वो सब के सब मॉक टेस्ट देंगे, और वो टोटल आपको रैंकिंग पता चलेगी कि भाई मैं इतने बच्चों में, लाखों बच्चों के बीच में कहाँ स्टैंड करता हूँ, क्योंकि लाखों बच्चे यूज़ करते हैं ऑलिव बोर्ड को। बाकी यहाँ पे एसएससी सीजीएल का टायर 2 का 50 मॉक टेस्ट अवेलेबल है, 60 सेक्शनल है, और आपके 15 प्रीवियस ईयर पेपर्स अवेलेबल है एज अ मॉक टेस्ट। तो बहुत कुछ यहाँ पे अवेलेबल है आपके पास। लिंक डिस्क्रिप्शन में आप चाहो तो रजिस्टर करके यूज़ कर सकते हो। दूसरी बात, फ्री वाला सामान जो है, जो मैं हर बार बताता हूँ, जो आप डेफिनेटली यूज़ करना, वो है वीकली मॉक टेस्ट। वीकली मॉक टेस्ट आपका होगा हर सैटरडे संडे, फुल मॉक टेस्ट होगा ये भाई, डेफिनेटली आप इसको देना। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अपने आप को रजिस्टर करो और ये मॉक टेस्ट जरूर दो, ये फ्री में है। उसके बाद माइक्रो मॉक टेस्ट जो है ये भी आपके लिए फ्री में अवेलेबल है। अपने आप को आप रजिस्टर करो, हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में आप यहाँ पे मॉक टेस्ट दे सकते हो। और जो आप मॉक टेस्ट दोगे ना, आपको एआई बेस्ड एनालिसिस मिलेगा, फ्री वाले का भी और ऐसे वाले का भी। तो जो भी बच्चे होंगे भाई, इनका 300 से ज़्यादा किताबें भी अवेलेबल है, तो नीचे लिंक दिया हुआ है, रजिस्टर करो। बुक्स को भी डाउनलोड करो फ्री में, क्योंकि हम फ्री की बात करते हैं यहाँ पे वैसे ज़्यादातर, कि किताबें कहाँ से फ्री में मिलेंगी, ना कि आप महंगी कोचिंग कैसे ज्वाइन करो। तो मॉक टेस्ट लगाओ, किताबें से पढ़ो, बस इससे काम चल जाएगा आपको। कोई आपको कोचिंग वगैरह ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है ऐसे, ठीक है। तो नेक्स्ट हम आते हैं हमारे नोटिफिकेशन के ऊपर। देखिए डेट की बात करते हैं सबसे पहले। तो 3 अप्रैल को इसका नोटिफिकेशन निकला है, और 3 मई इस फॉर्म को भरने का आखिरी डेट है। और ये 4 मई जो आपको लिख रहा है, ये पेमेंट का लास्ट डेट है। अगर आप ऑफलाइन करते हो पेमेंट तो 5 मई आपके लिए लास्ट डेट है, आप चालान के थ्रू करते हो तो मैं कहूँगा ऑनलाइन ही करना। और हाँ, एक बात ध्यान से सुनना कि अगर आपसे कोई फॉर्म भरते वक्त गलती हो जाती है तो फॉर्म को आप दोबारा मत भर देना। आपको करेक्शन के लिए यहाँ पे विंडो मिलेगा 7 मई से 8 मई, 2 दिन आपको समय मिलेगा, 7 तारीख 8 तारीख। इन 2 दिन में आपसे जो गलतियाँ हुई होंगी आप करेक्ट कर सकते हो। चश्मा पहन के फोटो मत डालना, फोटो ध्यान से डालना, क्योंकि बहुत बच्चे रिजेक्ट हो जाते हैं। आपका पेपर ही नहीं दे पाओगे तो क्या आप आगे कुछ काम करोगे, ठीक है। तो विंडो ऑफ करेक्शन जो आपका है
ये आपको पता चल चुका है। एग्जामिनेशन डेट हमको पहले पता चल चुका था कि जुलाई 2023 में इसका प्रीलिम्स का होगा, मेंस की डेट के बारे में कुछ पता नहीं चला है। तो डेट की बात हो गई। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो 100 रुपये एप्लीकेशन फीस है। तो फीमेल कुछ भी हो, फीस देने की जरूरत नहीं है। मेल में SC ST फिजिकली हैंडीकैप्ड और एक्स सर्विसमैन को देने की जरूरत नहीं है। तो मेल के अंदर सिर्फ आपका जनरल OBC EWS को 100 रुपये देने की जरूरत है, ठीक है। तो फीस बहुत कम है। 7,500 आपकी यहाँ पे वैकेंसी है, जो कि बहुत कम वैकेंसी है। ऑल ओवर इंडिया की ये पोस्ट है आपकी। 7,500 वैकेंसी काफ़ी ज़्यादा कम होती है। इतनी कम होती है आपकी 7,500 वैकेंसी कि लास्ट ईयर से 37,000 था लास्ट ईयर, इस बार 7,500 है। तो एक छोटी सलाह दूंगा, अगर आपका लास्ट ईयर का SSC सीजीएल का प्रीलिम्स एग्जामिनेशन नहीं निकला था, आप पास नहीं हो पाए थे, तो ये बात आप ध्यान से सुन लेना कि इस बार SSC सीजीएल को आप फ्रंट में लेके मत चलना। बहुत ज़्यादा चांस है कि आप इस साल भी पास नहीं हो पाओगे। दोगुनी आप तैयारी कर लो तब भी नहीं हो पाओगे। कम से कम 3-4 गुना आपको करना पड़ेगा तैयारी, तब आप पास हो पाओगे। क्योंकि लास्ट ईयर का कट ऑफ भी कम था, इतनी ज़्यादा सीट्स में अब जब नहीं पास हुए, तो इस बार इतनी कम सीट्स में पास होना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ये सीट्स बढ़ भी सकती हैं, बढ़ेंगी तो मैं आपको बताऊंगा, बट ये आपको समझ लेना है। तो अगर आपने EPFO का फॉर्म भरा होगा, मेरे सब्सक्राइबर हो, तो आपने EPFO का फॉर्म जरूर भरा होगा। तो EPFO वाले बच्चे क्या करेंगे, EPFO को अपना फ्रंट फुट पे लेके चलेंगे और आपका सीजीएल जो है ये आपका बैक फुट में रहेगा। तैयारी इसकी भी करनी है, उसकी भी करनी है, बट EPFO आपका मेन रहेगा फ्रंट पे, ना कि ये रहेगा अगर आप लास्ट ईयर में फेल हुए थे और तैयारी उतनी ही है आपकी जितनी लास्ट ईयर थी, तब ये आपको समझ के चलना है, ठीक है। दूसरी, ये वीडियो डल रहा है सीजीएल के ऊपर, एक वीडियो कल या परसों में डल जाएगा SSC सीजीएल के स्ट्रेटजी वीडियो। तीसरा आपका इकोनॉमिक्स की क्लास जो है EPFO की वो डलेगी। इसके 2 से 3 दिन के अंदर आप समझ के चलिए इकोनॉमिक्स की बेसिक क्लास डलेगी। उसके बाद आपके इकोनॉमिक्स का जो हमारा 30 जो पेज की PDF मैंने बताया था उसकी क्लास डलेगी। तो दोनों डलेगी, दोनों PDF आपको टेलीग्राम पे मिलेंगे। आप मुझे टेलीग्राम पे जरूर फॉलो कर लेना, ठीक है। ये चीज़ें हो गई। अब हम आ जाते हैं पोस्ट की और डिटेल देख लेते हैं। तो देखिए, आपको मैंने बताया था सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर ये नौकरी है, अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर। तो अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग लेवल की भी यहाँ पे नौकरियाँ हैं, ठीक है। तो लेवल 8, लेवल 7, लेवल 6, 5 और 4, इस तरीके की नौकरियां। ये लेवल जो है ना, सैलरी का लेवल है। लेवल 1 से शुरू होता है, ये 16 तक जाता है। तो लेवल 8 तक डायरेक्ट आप नौकरी यहाँ पे पा सकते हो इसके थ्रू। तो एज क्राइटेरिया और पोस्ट की डिटेल दोनों हम इकट्ठा देखने वाले हैं यहाँ पे। तो हम देखना शुरू करते हैं। देखिए, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, सबसे बड़ी पोस्ट यही है आज के डेट में सैलरी के हिसाब से इस नौकरी की। 18 से 30 साल के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अंदर आपका डिपार्टमेंट दिख ही रहा होगा, आपका CAG है, ठीक है। और ये दो एक लौती नौकरियां जो गेजेटेड ऑफिसर हैं, आपको नहीं पता है क्या होता है तो आप गूगल कर लेना, नो और निखिल गेजेटेड ऑफिसर, मैंने इसके ऊपर वीडियो बना चुका हूं। तो ये गेजेटेड ऑफिसर वाली आपकी एक लौती नौकरी है यहाँ पे। तो 18 से 30 साल तक के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। लेवल 8 की हो गई। लेवल 7 की जो नौकरियां हैं ये 2 पार्ट में डिवाइडेड है। यहाँ तक आप देखो 9 नंबर तक जो है ना, ये एक तरीके की नौकरियां हैं। ये सारे मंत्रालय की नौकरियां हैं। ये सारे आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर की नौकरियां हैं। देख लो यहाँ पे सेंट्रल सेक्रेटरीट की है, IB की है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की है, एक्सटर्नल अफेयर्स की है, एयरफोर्स की है। ये आप देख रहे हो ना, इस तरीके से है। बाकी इसके अलावा जो यहाँ पर नौकरियां हैं नंबर 10 से लेकर के 17, सबसे ज़्यादा पॉपुलर नौकरियों में से एक है। सबसे ज़्यादा पॉपुलर नौकरियां यही है। लेकिन आजकल इसकी पॉपुलैरिटी थोड़ी कम हो गई है क्योंकि मोदी जी ने घूस थोड़ा कम कर दिया है, तो बच्चों का मोटिवेशन कम हो गया है, ठीक है। तो आपको इस तरीके से नहीं सोचना है। आपको जो नौकरी अच्छी लगती है, जिस काम करने में मजा आएगा, जहां पोस्टिंग आपको अच्छी लग रही होगी, उसको आपको भरना है, ना कि आपको ये सब चीज़ें फालतू चीज़ें सोचनी है, ठीक है। तो सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर लेवल की जितनी, ये सारी आपकी इंस्पेक्टर लेवल की पोस्ट है, ठीक है। और ये सारी की सारी पोस्ट हो, चाहे ऊपर वाली पोस्ट हो, सैलरी एक ही है लेकिन काम एकदम ही अलग है। ये सारी पोस्ट में दिल्ली पोस्टिंग होगी और इसके अंदर आपकी पूरे ऑल ओवर इंडिया कहीं पोस्टिंग हो सकती है। जो इसके अंदर आपकी दिल्ली पोस्टिंग वाली नौकरी है, थोड़ी शांत नौकरी है, लेडीज ज़्यादा इसको प्रेफर करती हैं। आप पढ़ाई करना चाहते हो तो भी आप इसको प्रेफरेंस दे सकते हो। उम्र आप देख रहे होगे, मिनिमम इस बार बता रखा है, कभी भी बताता नहीं था मिनिमम, अप टू 30, अप टू 20 लिख देगा, लेकिन इस बार मिनिमम भी दे रखा है। तो आप मिनिमम भी ध्यान से देख के पढ़े, है ना, ध्यान से देखिए मिनिमम भी, जो कि बहुत अच्छी बात है कि मिनिमम इस बार इन्होंने बता दिया है। तो आपको समझ में आ रहा होगा, जितनी भी एज की क्राइटेरिया और जितनी भी पोस्ट के हिसाब है वो आपको समझ में आ रहा होगा। आपको दूसरी बात बताऊं कि नंबर 20 वाली जो पोस्ट है रिसर्च असिस्टेंट, आप ऊपर देखो लेवल 6 पे जाओ तो देखो यहाँ पे नंबर 20 पे रिसर्च असिस्टेंट है। ये पहली बार होगा इस बार रिक्रूटमेंट इसका। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की ये पोस्ट है, ये कभी नहीं हुआ था आज तक, ये पहली बार इस बार होगा, ठीक है। तो इस बार कितनी थी होगी पोस्ट आपकी, 35 हमेशा होती थी, 36 पोस्ट पर रिक्रूटमेंट इस बार आपकी होगी,
ठीक है, 18 से 30 साल तक के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। तो नई ये पोस्ट है तो ज़रूर इस पोस्ट के लिए आप लोग अप्लाई करना, ठीक है, काफ़ी अच्छी पोस्ट है। इसके अलावा बता दो आपको, जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर एक ऐसी पोस्ट है जिसमें 32 साल तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो ये भी अब ध्यान रहे, 32 साल के लिए बस एक ही ये पोस्ट है। तो ज़्यादा उम्र है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। आप लोग हमेशा ही पूछते हो भाई ये जो भी इसके अंदर अप्लाई करे डेट बता दो कि ये डेट उम्र काउंट कब तक होगी। तो देखो यहाँ पे सबका यहाँ लिखा हुआ है कि इतने से उतनी उम्र वाली क्राइटेरिया का क्या डेट है, 30 का क्या डेट है, 32 का क्या डेट है, सारा लिखा हुआ है। आप इसको देख सकते हो, स्क्रीनशॉट भी ले लेना और अपना नाप लेना। अब आपका एक बहुत बड़ा डाउट है जो मैं क्लियर कर देता हूँ कि सबसे पहले तो ये डाउट क्लियर करता हूँ कि भाई रीजन जो है यहाँ पे कुछ भी नहीं है। सबसे ज़्यादा बच्चों को लगता है कि क्या रीजन भी है। तो देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी है, कोई रीजन वगैरह इसके अंदर नहीं होता है। आप पूरे के पूरे पोस्ट के लिए एक साथ अप्लाई कर सकते हो, पूरे के पूरे देश में आप कहीं से भी हो सारी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो रीजन का हिसाब यहाँ पर नहीं होता है। दूसरा, आपके क्वालिफिकेशन क्या है और कौन सी पोस्ट से अप्लाई कर रहे हो आप, इसका आपके एग्जामिनेशन सेंटर पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। एग्जामिनेशन सेंटर जो आपका है इंडिपेंडेंट है, अलग से आप चूज कर सकते हो। 3 ऑप्शन देता है आपको, उन 3 में से आपको तीनों को चुनना पड़ता है। अगर आपका एग्जामिनेशन सेंटर पहला जो आपने चुना है वो खाली नहीं है वहां पे, तो आपको दूसरा या तीसरा ऑप्शन मिलता है। तो पहले 10 दिन के अंदर ये फॉर्म को आप भर देना ताकि आपको एग्जामिनेशन सेंटर मिल जाए आपके पसंद का, ठीक है। तो आपने जो ऊपर पोस्ट देखे थे ना, ये सारे पोस्ट आप में इन्हीं में से किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो, या फिर चाहो तो सारे के सारे पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। एक साथ सारे के पोस्ट के लिए अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। क्वालिफिकेशन होगी तो क्वालिफिकेशन में देखेंगे तो आप सारे पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। क्वालिफिकेशन होगी तो उसका एग्जामिनेशन सेंटर से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। दूसरा, आपका पोस्ट की जो सिलेक्शन होगा, मतलब आपको किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है या फिर क्या इसके अंदर प्रेफरेंस डालनी है, वो सब मेंस में होगा, ठीक है। तो अभी आपको कुछ भी प्रेफरेंस नहीं डालनी है। यहाँ पे जितनी 36 नौकरियां हैं 1 2 3 करके प्रेफरेंस डालना होता है। तो 36 के 36 नौकरी को प्रेफरेंस आपको देना है मेंस एग्जामिनेशन से पहले। प्रीलिम्स आप पास हो जाओगे, उसके बाद आपका जो मेंस होगा वहां पर आपसे पूछेगा, तब आप इस चीज के बारे में सोचना, ना कि अभी। तो पोस्ट का डिटेल यहाँ पर आपको क्लियर हो चुका है। अब हम आ जाते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे। एज का हमने देख लिया था, एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख लेते हैं हम लोग। एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखिए, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर का बहुत सिंपल है। असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर में कोई भी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है। डिजायरेबल अब भूल जाओ, इसको काट देता हूं मैं। ये चार्टेड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी कुछ नहीं चाहिए यहाँ पे, ठीक है ना। ना इंटरव्यू है, ना इसका कोई लेने देना है, कोई फर्क नहीं पड़ता इसको ना, ये किसी काम का नहीं है। कुछ भी आपकी डिग्री हो कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अगर ग्रेजुएट हो तो आप असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर वाली पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो, बहुत सिंपल है। आ जाते हैं अब जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के लिए। इस पोस्ट के लिए कोई भी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है जिसके 60% मैथमेटिक्स में थे, वो भी 12th क्लास में, ठीक है। अगर ऐसा नहीं था तो आपके बैचलर डिग्री में स्टैट्स एक सब्जेक्ट होना चाहिए, स्टैटिस्टिक्स। आपको समझ में आया? तो कम से कम 60% मार्क्स चाहिए आपके 12th के मैथ में, ना कि 12th के अंदर परसेंटेज चाहिए, ना ही ग्रेजुएशन में कोई परसेंटेज चाहिए, ठीक है। और अगर आपका स्टेट्स एक सब्जेक्ट था तो कोई परसेंटेज वगैरह की रिक्वायरमेंट नहीं है। बाकी सारी पोस्ट के लिए आपको कोई ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है। इसके अलावा ये आपकी पोस्ट जो थी, ये 2 पोस्ट इस बार नहीं इन्होंने डाली हुई है। नहीं, ये वाली तो पहले भी थी, ये इसकी क्वालिफिकेशन नहीं बताई हुई है क्योंकि ये पोस्ट नहीं है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की। तो कोई भी ग्रेजुएट इस पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकता है। और ये जो हमारी पोस्ट है इसके लिए भी, इसमें भी कोई भी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है। इसके अंदर आपके 6 के 6 सेमेस्टर में या फिर 3 के 3 साल में आपके स्टैट्स एक सब्जेक्ट होना चाहिए। कौन सी पोस्ट है, नाम याद रखना, स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2 वाली पोस्ट के लिए आपको 6 के 6 सेमेस्टर या फिर साल भर में चाहिए स्टैट्स। लेकिन अगर आप जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के लिए अप्लाई कर रहे होगे तो यहां पर हर सेमेस्टर में नहीं चाहिए, सिर्फ एक सेमेस्टर में भी होगा तो आपका काम चल जाएगा। तो आपको समझ में आया? दूसरी बात आपको ये बता दूं यहाँ पे कि इसमें से जितने भी पोस्ट है ना, किसी भी पोस्ट में ग्रेजुएशन में कोई परसेंटेज का रिक्वायरमेंट नहीं है। कितना भी परसेंटेज आया हो कोई फर्क नहीं पड़ता, 33 आया हो चाहे 93 आया हो, आप अप्लाई कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। परसेंटेज में आप क्या भरोगे, अगर आप ऑनर्स के स्टूडेंट हो तो आप ऑनर्स के मार्क्स भरोगे कि नॉर्मल मार्क्स भरोगे, तो आप वो मार्क्स भरोगे जो आपके सर्टिफिकेट में, प्रोविजनल सर्टिफिकेट में होगा, उस मार्क्स को आपको भरना है, ठीक है। आपके मार्कशीट के मार्क्स को नहीं भरना है, मतलब उसके परसेंटेज को निकाल के भरना है। तीसरी बात यह है कि आपकी ग्रेजुएशन बीकॉम हो, बीटेक हो, एमबीबीएस हो, सीए हो, कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप अप्लाई कर सकते हो,
ठीक है, कोई यहाँ पे एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट नहीं है। कितने भी बार आप फेल हो करके ग्रेजुएशन हुआ हो तो भी अप्लाई कर सकते हो। करस्पॉन्डेंस वाले बच्चे, पत्राचार वाले बच्चे भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। सारे के सारे पोस्ट के लिए चीज़ें बता रहा हूँ आपको, ठीक है। सिर्फ स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के लिए आपके ग्रेजुएशन के हर एक सेमेस्टर में आपको स्टैट्स पढ़ना जरूरी है। स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर वो भी ग्रेड 2 के लिए, ठीक है। तो ये हो गया एजुकेशन क्वालिफिकेशन। इसके अंदर मोस्टली सारी पोस्ट के लिए 99% पोस्ट के लिए कोई ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है, ठीक है। ये आपको क्वालिफिकेशन के अंदर, एलिजिबिलिटी के अंदर बता दो, ये सारी जो पोस्ट है अगर आप ये अप्लाई करते हो तो आपको फिजिकली फिटनेस देना पड़ेगा। फिजिकली आपको टेस्टिंग होगी, देखेंगे आप फिजिकली फिट हो के नहीं, मेडिकल भी होगा। तो फिजिकली हैंडीकैप्ड बच्चे इन पोस्ट के लिए नहीं अप्लाई कर सकते हैं, ये आप ध्यान लेना, ठीक है। ये सारी वही पोस्ट थी जिसके अंदर आपका थोड़ा सा डायनेमिक नौकरी थी, मेहनत वाला थोड़ा सा काम था, सैलरी भी काफ़ी अच्छी खासी है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। क्या फाइनल ईयर के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अगर 2023 में अगस्त तक आपका रिजल्ट निकल जाता है तो अप्लाई आप कर सकते हो। तो अगर 2024 में आपका रिजल्ट निकलने वाला है ना, तो आप मत कर देना, तो आप फाइनल ईयर के बच्चे नहीं हो। 24 में आपको बोला जाएगा फाइनल ईयर के बच्चे, अभी आप तो प्री फाइनल ईयर हो। तो 23 में अगर आपका रिजल्ट कभी भी निकलेगा ना, छोड़ो अगस्त, दिसंबर में भी निकलेगा ना, अप्लाई आप कर दो, ठीक है। टेंशन मत लो, इसमें हो जाता है काम। नेक्स्ट पे आते हैं। हाँ भाई, चैनल को आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो अगर आपको ऐसे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो। ऐसे वीडियोस हम हमेशा डालते रहते हैं। सैलरी के बारे में आ जाते हैं, मैं हट जाता हूँ स्क्रीन से। सैलरी और प्रमोशन के बारे में देख लेते हैं। सैलरी के बारे में आप एक साथ देख लो, यहाँ पे सारे की सारी पोस्ट के लिए जो भी आपका यहाँ पर है ग्रेड पे आपका दिख रहा होगा, ठीक है। ये ग्रेड पे से लेकर के बेसिक पे दिख रहा होगा, ये सिटीज़ में आपका HRA दिख रहा होगा, अलाउंसेस दिख रहा होगा, DA दिख रहा होगा, सब कुछ मिला करके आपकी ग्रॉस सैलरी यहाँ पर है जो आपको मैं दिखाता हूँ। अगर आप लेवल 4 पे हो तो ये सैलरी थोड़ी सी रिवाइज हो चुकी है, 40 से 45 हज़ार के आसपास आपकी सैलरी बन जाएगी, ठीक है। सब कुछ मिला करके बता रहा हूँ आपको, ठीक है। लेवल 4 लेवल 5 लगभग बराबर ही सैलरी बनती है, उतनी ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है। अंतर आता है लेवल 6 से, लेवल 6 से ऊपर काफ़ी ज़्यादा अंतर आ जाता है आपका। लेवल 6 से आपकी जो सैलरी है 55,000 रुपये महीने के आसपास रहेगी। यहाँ पर लेवल 7 में आपकी जो सैलरी है वो आप लेके चलो 66,000 के आसपास रहेगी, और यहाँ पर आपकी सैलरी 80-85,000 तक पहुँच जाएगी लेवल 8 की, अगर आपकी अच्छी जगह पोस्टिंग हो गई है तो, ठीक है। ये आपको समझ के चलना। यहाँ पे सिटीज़ के हिसाब से बांटा गया है आपका HRA, क्योंकि इससे फ़र्क पड़ता है ना, तो इसलिए आपको यहाँ पे सैलरी में इतना डिफरेंस दिख रहा होगा, क्योंकि HRA का है फ़र्क। 10,000 तक का अंतर आराम से आ जाता है, ठीक है। अगर आपका अच्छा शहर है, बहुत बड़ा शहर है, तो वहाँ पे आपको देख रहे हो एक्स सिटीज़ में आपको 24% है HRA, बाकी में आपको 16%, Z में 8% है। तो उस हिसाब से आपका यहाँ पे बता हुआ है, आपको समझ में आ गया होगा। प्रमोशन का मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी कि प्रमोशन के मामले में SSC सबसे बेहतरीन में से एक है। बहुत अच्छा प्रमोशन इसके अंदर होता है, इंटरनल एग्जामिनेशन होते हैं, तो बहुत अच्छा है ये हर एक महीने में, ठीक है। तो डेफिनेटली आप इसको एकदम दिमाग में लेके चलना कि बहुत अच्छी नौकरी है। आ जाते हैं एग्जामिनेशन पैटर्न में, कौन कौन से प्रोसेस से गुजर के आपकी यहाँ पे नौकरी लगने वाली है। तो एक प्रीलिम्स होगा एग्जामिनेशन, एक मेंस होगा, उसके बाद स्किल टेस्ट होगा। तीनों एग्जामिनेशंस कंपलसरी हैं सभी की सभी पोस्ट के लिए। मेंस एग्जामिनेशन में कुछ पेपर हैं अलग अलग 2-3 तरीके से, तो उसको हम देखेंगे वो किसके किसके लिए कंपलसरी है। नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल है 1/4 की 0.5 मार्क्स की, ठीक है। अब हम आ जाते हैं प्रीलिम्स पे। प्रीलिम्स का आपका पैटर्न एकदम सेम है, 25-25 क्वेश्चन आपके हैं सारे के सारे सेक्शन में, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, क्वांट और इंग्लिश में। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, तो आपके टोटल 100 क्वेश्चन हो गए, मार्क्स हो गए 200। सॉल्व करने के लिए मिलेगा आपको 1 घंटा। 0.5 की नेगेटिव मार्किंग है, इंग्लिश हिंदी दोनों में पेपर होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप आपका ये पेपर होगा, ठीक है। अब हम आ जाते हैं मेंस के सिलेबस पे। मेंस का पैटर्न देख लेते हैं। मेंस का पैटर्न आपका बहुत ही ज़्यादा टिपिकल है, अच्छे से यहाँ पर आप चीज़ें देखना। मैं स्क्रीन से हट जाता हूँ ताकि आपको चीज़ें और अच्छे से दिखें। यहाँ पर सेक्शन में डिवाइडेड है पेपर 2 जो हमारा मेंस एग्जामिनेशन है, ठीक है। सेक्शन 1 के अंदर आपके मॉड्यूल है मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2। सेक्शन 2 के आपके मॉड्यूल है मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2। सेक्शन 3 के अंदर भी ऐसे ही मॉड्यूल है। जो मॉड्यूल है वो आपके पेपर है। मॉड्यूल 1 में जैसे मैथ है और रीजनिंग है, तो मैथ और रीजनिंग का एक पेपर है जिसको हमको सेक्शन 1 कह दिया गया है। फिर ऐसे सेक्शन 2 कह दिया गया है, मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2 मिला करके, और ऐसे सेक्शन 3 कह दिया गया है। आपको समझ में आया? अब इसको अच्छे से देखते हैं। देखो अब यहाँ पर सबसे पहले हम लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे ताकि आपको चीज़ें समझ में आए। लेफ्ट में टायर 2 लिखा हुआ है, ठीक है, तो टायर 2 एग्जामिनेशन है। उसके बाद पेपर लिखा हुआ है, 3 पेपर होंगे, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3। पेपर 2, पेपर 3 आपके सिर्फ और सिर्फ कुछ पोस्ट के लिए है, पेपर 1 आपके सारे पोस्ट के लिए है।
पेपर 1 जो आपका होगा, ये पेपर 1 पेपर 2 क्यों डिवाइड किया, इसलिए डिवाइड किया हुआ है आपको यहां पर, क्योंकि पेपर 2 पेपर 3 पेपर 1 तीनों आपको अलग अलग दिन होंगे, अलग अलग दिनों के हिसाब से डिवाइड किया है, अलग अलग शिफ्ट में होंगे, ठीक है। पेपर 1 के अब अंदर आते हैं हम लोग। यहां पर है आपका सेक्शन 1। सेक्शन 1 के अंदर, सेक्शन 1 और ये सेशन के अंदर कंफ्यूज मत हो जाना, अलग है दोनों। सेक्शन 1 की हम बात कर रहे हैं अभी। सेक्शन 1 के अंदर आपको 2 घंटा 15 मिनट का ये टोटल पेपर है, ठीक है। सेक्शन 1 में अब सबसे पहले सेशन में आते हैं। सबसे पहले सेशन का आपका एक पेपर होगा जो आपका 1 घंटे का होगा। 1 घंटे में आपको एक मैथ का पेपर होगा, एक इंग्लिश का होगा, ये भी ऑब्जेक्टिव होगा, 30 क्वेश्चन और दोनों में से होंगे। एक क्वेश्चन होगा आपका 3 नंबर का, तो 180 नंबर का आपका हो गया सेक्शन 1। उसके बाद होगा आपका सेक्शन 2, सब एक ही दिन हो जाएगा, ठीक है ना, अलग अलग दिन नहीं होगा। उसके बाद आपका सेक्शन 2, उसके अंदर इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस का पेपर होगा। इसके अंदर इंग्लिश में 45 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस में 25 क्वेश्चन होंगे। एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा, तो 70 क्वेश्चन है ना, तो 210 मार्क्स का टोटल हो जाएगा। 70 क्वेश्चन यहाँ हो गए, 60 क्वेश्चन आपके यहाँ होगा। यहाँ पर आपको अलग से 1 घंटा मिलेगा, सेक्शन वाइज आपको यहाँ पे टाइम मिलेगा। सेक्शन 2 में अलग से 1 घंटा मिलेगा, सेक्शन 1 में अलग से 1 घंटा मिलेगा। इन दोनों को आप एक साथ में मतलब चेंज नहीं कर सकते हो, आपको ये अलग अलग मिलता है, ठीक है। उसके बाद होगा आपका सेक्शन 3। सेक्शन 3 में कंप्यूटर का पेपर होगा, 20 क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का, तो 60 नंबर का होगा। 15 मिनट अलग से आपको मिलेगा यहाँ पर। तो ये यहाँ पर आप देख लो कि यहाँ तक आपका रिटर्न एग्जामिनेशन है जो आपको देना है, 3 सेक्शन के अंदर आपको देना है, ठीक है। उसके बाद सेक्शन 3 आपका है यहाँ पर, वो भी आपका सेशन 2 के अंदर है। सेशन 1 आपको समझ में आ गया, 2 घंटा 15 मिनट का होगा। उसके बाद 15 मिनट का एक सेशन होगा और होगा, ये आपका सब एक ही दिन होगा। डाटा एंट्री का आपका यहाँ पे टेस्ट होगा, टाइपिंग टेस्ट लेंगे, बहुत नॉर्मल सा टाइपिंग टेस्ट होता है, मुश्किल से आपका 30 वर्ड पर मिनट के हिसाब से टाइपिंग टेस्ट होता है। 2000 की डिप्रेशन आपको यहाँ पर मारने पड़ते हैं, बहुत आसान होता है, ये हार्ड नहीं होता है, लेकिन आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, थोड़ी सी करके चलना, क्योंकि इसका टेस्ट आपको देना पड़ेगा। डाटा एंट्री का ये टास्क होगा, ठीक है। और आपका ये हो गया सारे के सारे पोस्ट के लिए, यहाँ तक बस खत्म। पेपर 1 यही आपको देना है। आते हैं हम पेपर 2 पे। पेपर 2 आपका है स्टेट्स का, पेपर 3 है आपका जनरल स्टडीज़ का या फाइनेंस और इकोनॉमिक्स का। ये आपको देना है सिर्फ और सिर्फ असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर वाली पोस्ट के लिए, और ये आपको देना है सिर्फ और सिर्फ स्टैटिस्टिक्स वाली हमारी पोस्ट के लिए। 2 जो पोस्ट थी ना, दोनों ही पोस्ट के लिए। तो जो उन पोस्ट के लिए अप्लाई करेगा उनको इसमें भी देना है। अगर आप सपोज करो सारी पोस्ट के लिए अप्लाई किए हो और स्टैटिस्टिक्स के पेपर में फेल हो जाते हो तो भी कोई बात नहीं, पेपर 1 का आपका अलग से काउंट होगा। सारी पोस्ट में आप बाकी में एलिजिबल होगे, भले आप स्टैटिस्टिक्स और इसके पेपर में फेल हो जाते हो। तो ये सोच के मत चलना कि स्टैट्स के पेपर में फेल हो गए तो बाकी सब में भी आपको फेल मान लिया जाएगा, ऐसा यहाँ पर कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया, ये चीज़ यहाँ पर चीज़ें लिखी हुई हैं जो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ये आपको बता दूं कि जो इसके अंदर कट ऑफ बनता है ना, सेक्शन वाइज भी आपको पास होना होता है। यानी एक सेक्शन में 2 है ना, यानी मैथ में अलग से नहीं पास होना, लेकिन मैथ और रीजनिंग को मिला करके आपको पास होना है। वैसे इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस को मिला करके आपको पास होना है। कंप्यूटर में आपको अलग से पास होना है। ये आपको समझ में आया, सेक्शन वाइज आपको यहाँ पे पास होना होता है। आ जाते हैं हम बुक्स के ऊपर कि आखिर भाई कौन सी बुक्स रहेंगी इन नौकरियों को क्रैक करने के लिए। काफ़ी ज़्यादा टिपिकल एग्जामिनेशन है। तो ये हो गई बुक। सिंगल किताब आप पूछते हो हमेशा, तो ये सिंगल किताब बेस्ट है इस नौकरी को क्रैक करने के लिए। इसके अंदर आपको मॉक टेस्ट मिलने वाले हैं। इसके अंदर आपको, इस बुक के अंदर आपको हर एक सब्जेक्ट का गाइड तो मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हो सारे के सारा सब्जेक्ट कवर है आपका प्रीलिम्स और मेंस के सिलेबस के हिसाब से, लेकिन साथ में इसके अंदर आपका ई टेस्ट भी कवर्ड है और आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स भी कवर्ड है। देख रहे हो ना आप, पिछले साल के पेपर भी आपके कवर्ड है। 2500 से ज़्यादा इसके अंदर क्वेश्चन दिए गए हैं प्रैक्टिस के, तो बहुत अच्छा है। इसके अंदर 5 आपको ऑनलाइन टेस्ट भी मिलने वाला है। दिशा पब्लिकेशन की ये किताब है, बहुत अच्छी किताब है, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। 8th एडिशन वाली ही लेना आप ध्यान से, दूसरी कोई मत ले लेना, पुरानी एडिशन वाली, बहुत अच्छी किताब है। इसके बाद प्रैक्टिस के लिए अगर आप बुक ढूंढ रहे हो तो ये आप प्रीवियस ईयर पेपर्स की किताब अगर आप इंटरेस्टेड है तो ये किताब बहुत अच्छी है। 14 साल की इसके अंदर है। और आपको एक चीज़ बताता हूँ, सीजीएल के अंदर 40 से 50% क्वेश्चन रिपीट होते हैं पिछले साल के। अगर आप सारे क्वेश्चन लगा के चले जाओ तो ऐसे भी आप 100 क्वेश्चन में 40 क्वेश्चन मार दोगे, यानी 80 नंबर आपका ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, कट ऑफ और हाई होता है तो इससे पास नहीं होगे, लेकिन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है प्रीवियस ईयर पेपर्स का, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। ठीक है, ये एक बुक हो गई। अगर आपको प्रैक्टिस करनी होगी पिछले साल के तो आपने लगा लिए, प्रैक्टिस सेट चाहिए तो ये वाली आप किताब ले लेना, टारगेट एसएससी सीजीएल। इसको आप एज अ मॉक टेस्ट पूरा भर भर के दे दो, ऑफलाइन मॉक टेस्ट में इंटरेस्टेड हो तो। 17 से 22 का इसके अंदर सॉल्व पेपर भी है
और साथ में आपके यहाँ पर 10 प्रैक्टिस सेट भी हैं जो कि ऊपर वाले में नहीं थे। ठीक है, ये हो गया। अब आते हैं, अब हम भाई मेरे को टॉप करने का मन है सर, ऐसा कुछ बताओ कि जिसमें मज़ा आ जाए जीवन का, टॉप कर दें। तो भाई ये है टॉप करने के लिए और एसएससी सीजीएल को पूरा फोड़ देने के लिए 52 यहाँ पर आपके एसएससी सीजीएल के पिछले साल के टॉपिक वाइज यहाँ पर पेपर्स दिए गए हैं। आप देख सकते हो मैथ का है, इंग्लिश का है और आपका यहाँ पे रीजनिंग का है और जनरल अवेयरनेस का है। मेंस के टॉपिक आप छोड़ देना और ये 4th एडिशन वाली ही किताब आप देखना। इसके अंदर आपके जितने भी एसएससी के पेपर होते हैं ना, जितने भी पेपर होते हैं इसके अंदर सबके प्रीवियस ईयर पेपर्स के हिसाब से दिया हुआ है और चैप्टर वाइज दिया हुआ है। एक चैप्टर में अलग अलग हिसाब से मतलब प्रीवियस ईयर पेपर्स को बांटा हुआ है। तो ये वन ऑफ द बेस्ट बुक में से एक है। एसएससी सीजीएल के अंदर आपको भयंकर एक्सपर्टीज चाहिए, अच्छी रैंकिंग लेकर के आनी है, इंस्पेक्टर बनना है, तो ये सब किताबें आपको पढ़नी पड़ेंगी। कोचिंग वोचिंग से कुछ नहीं होगा, ये सब क्वेश्चन आप लगाओ ऐसे ही पास हो जाओगे, कोचिंग आपको कुछ नहीं करेगा। मैं तो कह रहा हूँ ये किताब में से कोई वो किताब आप पहले लेना जो आप वीक हो गए, क्योंकि चारों का सेट भी आता है, अलग अलग भी आती है। तो वीक हो गए, जैसे आपका मैथ वीक होगा तो आप मैथ पहले ले लेना, इसको सॉल्व करना भाई, 3 चैप्टर पढ़ना और उन 3 चैप्टर के प्रीवियस ईयर पेपर से लगा के देखना, आपको ऐसे आपको मजा आने लगेगा, ऐसे चीज़ें सॉल्व होने लगेंगी। या एक मॉक टेस्ट दे करके देखना। तो आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो इन किताबों को, ये किताबें बेस्ट हैं। अगर आप ये किताब लोगे ना तो आप ऊपर की वो दो, ये किताब और ये किताब मत लेना, अगर आप वो ले लेते हो नीचे वाला तो। ठीक है, ये हो गया हमारा सिंगल जो हमारी किताब थी वो। हाँ, ये किताब तो आप कभी भी ले सकते हो, भले सिंगल किताब से पढ़ रहे हो चाहे मल्टीपल बुक से पढ़ रहे हो, बहुत अच्छी किताब है ये। अब हम आ जाते हैं ऐसी बुक किताबें जो एसएससी की सारी नौकरियों के लिए, ईपीएफओ की सारी नौकरियों के लिए आपकी एलिजिबल थी। तो रीजनिंग की ये किताब थी हमारी, शॉर्टकट इन रीजनिंग, बहुत अच्छी किताब है, आप डेफिनेटली इसको परचेस कर सकते हो। सेकंड है भाई, ये तो रामबाण किताब है मैथमेटिक्स की, क्वांट की, इससे अच्छी किताब एसएससी के लिए बनी ही नहीं है, ये बेस्ट बुक है, आंख बंद करके इसको आप परचेस कर लो, बहुत अच्छी किताब है। नेक्स्ट हम आते हैं इंग्लिश की, 2 किताबें हमारे पास ऑप्शन है, दोनों ही बेस्ट हैं, जो सस्ती होगी परचेस कर लेना। इंग्लिश के लिए एसेंशियल इंग्लिश और आपकी एसपी बख्शी, दोनों बहुत अच्छी बुक है। नेक्स्ट हम आते हैं जनरल नॉलेज के लिए। जनरल नॉलेज के लिए आप लूसेंट की जीके परचेस कर सकते हो। करंट अफेयर्स के लिए आपको क्या करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, मेरे टेलीग्राम को फॉलो कर लो। डेली करंट अफेयर्स वहाँ पे डलता है, डेली मैप डलता है, डेली वोकैब डलता है, टेलीग्राम पे फॉलो करो, ये सारी चीज़ें मिलेंगी। इसके अलावा टेलीग्राम पे आपको टेस्ट भी मिलता है, डेली वहाँ पे 8:30 बजे रात में टेस्ट होता है जीके का आपका, वो भी आप दो। तो बहुत कुछ टेलीग्राम पे है, आप जाके वहाँ पे ज़रूर अवेल करो, बहुत कुछ मिल रहा है वहाँ पे। तो अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट सिलेबस के ऊपर। सिलेबस आपको ऐसे बता देता हूँ कि पेज नंबर 20 और पेज नंबर 25 ये आपके 5 पेज हैं, पेज नंबर 20 से 25 तक, जहाँ पे सिलेबस अच्छे से दिया हुआ है हर एक चीज़ का सीजीएल के नोटिफिकेशन में, वहाँ से देख लेना। कुछ सिलेबस आपके प्रीलिम्स को मैं आपको दिखा देता हूँ स्क्रीन पे, आप देख लो और आपको स्क्रीनशॉट ले लो। ये 28 के बाद ना ये 10 टॉपिक और हैं, ये बाद में ऐड किए हैं। ठीक है, तो ये आपके सारे टॉपिक्स हो गए क्वांट के। ये आपका हो गया रीजनिंग का, आप देख सकते हो 20 टॉपिक है, टॉपिक बहुत सारे इसके अंदर कवर्ड होते हैं। बाकी स्ट्रैटेजी वीडियो में इसके ऊपर अच्छे से डिटेल में डिस्कशन करेंगे। और ये आपके हो गया इंग्लिश का, ये हो गया आपका टोटल सिलेबस। जनरल अवेयरनेस का ये हो गया। इसके अलावा ये सारा का सारा जो ये पार्ट दिख रहा है ना, स्टैटिक जीके छोड़ करके सारा करंट अफेयर्स है। ठीक है, ये सब कुछ मैं आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर ही रहा हूँ। ये हो गया हमारा सिलेबस का पार्ट, आई थिंक हो गया, इसमें तो कुछ डाउट नहीं है। कट ऑफ देख लेते हैं भाई, कट ऑफ देखो, मज़ा आ जाएगा देख के। कट ऑफ इतना अच्छा कट ऑफ गया था कि देखो ओबीसी का बोल रहा हूँ, अनरिजर्व्ड का देखो 158.36 कट ऑफ था। ईडब्ल्यूएस और ओबीसी का कट ऑफ बहुत कोई कम नहीं था, अच्छा कट ऑफ तो कम बोला जाएगा। कहाँ गया हमारा फिजिकली हैंडीकैप्ड का, ये 2 जो है इन्हीं का कट ऑफ कम था, बाकी आजकल कट ऑफ उतना कम रहा नहीं है। अनरिजर्व्ड कैटेगरी पर आप देखो 158 कट ऑफ था, सबसे ज़्यादा कट ऑफ इसी का था। और आपका स्टैटिस्टिक्स वाली जो हमारी 2 पोस्ट है उसके अंदर भी कट ऑफ आप देख सकते हो 169 तक गया था। तो कट ऑफ बहुत ज़्यादा जा रहा है, अब उतना कम कट ऑफ नहीं जाता है। बल्कि आप देखो जनरल पोस्ट के लिए हमारी जो है देखो कितना अच्छा कट ऑफ गया था। ईडब्ल्यूएस के लिए 114 कट ऑफ गया हुआ है, अनरिजर्व्ड के लिए भी 114.27 कट ऑफ गया हुआ है। तो इतना कम कट ऑफ गया था, लेकिन इस बार नहीं जाने वाला भाई साहब, भूल जाइए। 140 तक 50 तक भी कट ऑफ जा सकता है, क्योंकि पोस्ट बहुत कम है। ठीक है, और आपका इस बार ये पोस्ट 7500 तब है जब इस sorting असिस्टेंट वाली पोस्ट इसमें इंक्लूडेड है, जो कि CHSL की पोस्ट थी। देखते हैं बाकी क्या होता है, अभी पोस्ट बढ़ने के भी चांसेस हैं। हो सकता है sorting असिस्टेंट वाली पोस्ट ना बताई ना गई हो, बाद में अलग से उस नोटिफिकेशन में बताएं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सारा का सारा जो आपको दिख रहा होगा ये। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई। इसके अंदर और कुछ आपको
घुसने की ज़रूरत नहीं है कट ऑफ के अंदर। स्ट्रैटेजी वीडियो में बात करेंगे इसके ऊपर। बाकी आपके कुछ डाउट रहते हैं, क्या एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो? बिल्कुल सारे पोस्ट के लिए कर सकते हो, डिफरेंट स्टेट से कर सकते हो, कोई कहीं से अप्लाई कर सकता है। फाइनल ईयर के बच्चे क्या कर सकते हैं? बिल्कुल आप कर सकते हैं। तो भाई वीडियो का एंड हो चुका है, बहुत डिटेल हमने देख लिया है, कुछ भी नहीं बचा होगा। जो भी डिटेल हमने देखी है सबके लिंक डिस्क्रिप्शन में, PDF के भी लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप चाहो तो डाउनलोड कर लेना। तो यही था आज के वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।